और अभिभावकों को सबसे पहले शिवदीप लांडे की ओर से प्रणाम। अभी आज मैं एक अपना जो निर्णय है आप लोगों से साझा करने के लिए लाइव आया हूँ। आप सब लोगों को पता है, मैंने आईजी के पद पे रहते हुए अपने आईपीएस पद का इस्तीफा दिया था और एक माटी का जो मेरे ऊपर कर्ज है बिहार की धरती का, जिसने मुझे शिवदीप लांडे के नाम से एक वजूद दिया, एक पहचान दी, एक गूगल पर्सनैलिटी बनाया, तो उसका एक कर्ज उतारने के लिए मैं इस्तीफा देके बिहार के हर क्षेत्र में घूमा, युवाओं के साथ रन फॉर सिल्क एक कैंपेन के दौरान दौड़ा, उनके विचारों से आदान प्रदान किया, गांव में विजिट की, जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वहाँ पे विजिट की, जो सिक इंडस्ट्रीज है, एग्जाम्पल के तौर पे शुगर इंडस्ट्रीज है और बाकी जो इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे उनको विजिट किया। कृषि में क्या समस्या है वो जानने की कोशिश की, डेयरी में क्या समस्या है वो जानने की कोशिश की। अब सब एक बिहार के धरातल का एक अनुभव आने के बाद मैंने 8 अप्रैल को, इसी साल 8 अप्रैल 2025 में हिंद सेना नामक पार्टी का गठन किया और जिसका एक विचार का सिद्धांत था मानवता, न्याय और सेवा। 8 अप्रैल 2025 में पार्टी गठन के बाद मैं पटना में मेरा कार्यालय खोला। वहाँ पे मुझे हजारों लोग मिले, विशेषकर सारे युवा मिले, डॉक्टर्स मिले, इंजीनियर्स मिले जो आईआईटीएस है, बाहर के जो लड़के वो आके मिले। इसके साथ साथ किसान भी मिले जो खेती कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में जो डिग्री लेके बैठे हुए बेरोजगार युवा भी मुझे मिले। उन्होंने अपने जो विचार थे मुझसे साझा किए, एक संवाद हुआ और एक डायलॉग के बाद ये समझ में आया कि यहाँ पे हर समस्या कितनी गहराई से अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। अगर ये इस जड़ों को उखाड़ना है तो एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए फिर युवाओं को राजनीतिक तौर पे, नेतृत्व गुण के तौर पे आगे लाने के लिए मैं उनसे मिला। जब पार्टी का गठन हुआ तो ये था कि 243 विधानसभा चुनाव में जवानों को, नौजवानों को खड़ा करना है और एक ऐसी सेना बनानी है जो आने वाले समय में बिहार की दशा और दिशा बदलेगी। और उस दरमियान 74 ऐसे मुझे युवा मिले और 74 ऐसे आइडेंटिफाइड कंस्टिट्यूंसीज मैंने आइडेंटिफाई की जहाँ पे वो युवा अच्छी तरह से नेतृत्व दे सकते थे और एक अपनी लड़ाई लड़ सकते थे। उनको भी यहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आप तैयारी कीजिए। लेकिन आज 8 अक्टूबर है, 8 अप्रैल से लेकर 8 अक्टूबर करीबन 7 महीने हो चुके हैं। हिंद सेना पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन मुझे मिला नहीं और आप सब लोग जानते हैं कि सोमवार को आचार संहिता लागू हुई है। इसका मतलब है कि पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन न मिलने की वजह से इस पार्टी के नाम पे हम चुनाव नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो एक कॉमन हमें सिंबल भी नहीं मिलेगा। तो मेरे सामने दुविधा की, अब किया क्या जाए। हालांकि मैंने प्रशासन में काम किया है, व्यवस्था को नजदीक से देखा है। विगत 6 माह में मुझे लगा कि जो भी क्वेरीज आती थी
निर्वाचन आयोग की, उनका मैं आंसर देता था, दिल्ली जाता था, आना जाना जारी रहता था। लग रहा था कि एटलीस्ट 1 महीना पहले कभी हो सकता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन मिले और मैं नई युवा पीढ़ी को एक सिंबल पे चुनाव लड़वा सकूं। लेकिन 1 माह पहले मुझे एहसास होना शुरू हो गया था कि शायद प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे इस चुनाव से पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो विगत 1 माह में मैं लिटरली सो नहीं पाया अभी क्या किया जाए। जब हम युवा पीढ़ी को लाने की कोशिश कर रहे थे तो अब क्या होगा। लेकिन जब मैं विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा था तो वहाँ पे युवा से लेके, बुजुर्ग से लेके, स्त्रियों से लेके, महिलाओं से लेके सभी का यह कहना था कि सर आप चुनाव लड़िए, सर आप पहले चुनाव लड़िए, सर आप पहले चुनाव लड़िए। लेकिन जैसे ही मेरा पार्टी का गठन हुआ था 8 अप्रैल को, उसके बाद आप मेरे जहाँ पे भी मैं गया हूँ, जहाँ पे भी मैंने स्टेटमेंट दिए, जहाँ पे मैंने एड्रेस किया है लोगों को, वहाँ पे आप पाइएगा कि मैंने हमेशा ये बात की कि मुझे यहाँ पे कम से कम 20-25 ऐसे युवाओं को आगे लाना है राजनीति में, जो एक मेरी जो विचारधारा है उसकी विचारधारा के अकॉर्डिंग आगे बढ़े और उस विचारधारा के आगे बढ़ने के साथ साथ बिहार की दशा बदलने में वो मदद करे। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं आया, अब किया क्या जाए। तो उन जो युवा 74 कंस्टिट्यूंसीज की युवा थे उनसे भी मैंने डिस्कस किया, इलॉबरेटिव डिस्कस किया। जब आचार संहिता लग गई तो सबका कहना था कि सर हमको पता है कि आप हमारे पीछे खड़े रहने वाले थे, आप हमारे लिए एक माध्यम बनने वाले थे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, इसमें सबसे पहले आपको सेनापति बनना पड़ेगा। और मैंने पुलिसिंग में भी हमेशा लीडरशिप दी है। सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन में मैं पहले आगे रहता था, बाद में मेरे पीछे फोर्स चलता था। मुझे लगा कि नहीं, चुनाव लड़ा जा सकता है। अब इस परिस्थितियों में चुनाव इसलिए लड़ना जरूरी है ताकि जिस भी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूं वो एक ऐसी आदर्श विधानसभा में बना पाऊँ, एक लोगों के सामने रख पाऊँ कि हाँ ऐसी भी विधानसभा होती है और विधानसभा का जो प्रतिनिधि होता है, विधायक, इस तरह से भी काम कर सकता है। हम ये क्यों नहीं मान सकते कि विधानसभा, आदर्श विधानसभा में जो अपराध है महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, जो व्यापारी है, नौजवान है, किसान है, इनके प्रति जो अपराध है उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती है। जो गरीब है, वंचित है, पिछड़े हैं, कमजोर वर्ग वाले हैं, उनके संरक्षक के तौर पे उनके ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ उस विधानसभा, आदर्श विधानसभा में लड़ा तो जा सकता है। उस विधानसभा में जिसमें मैं लड़ने की सोच रहा हूं, ये तो हो सकता है कि थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको घूस ना देनी पड़ी हो। ये तो मैं कर सकता हूं कि ब्लॉक के किसी पदाधिकारी या किसी सिपाही की ये हिम्मत न हो कि जो भी वहां पे अपना प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र निकालने आता है, चरित्र प्रमाण पत्र निकालने आता है, उसको बैठने को चेयर न मिले और वहां पे भी घूसखोरी की बात हो। घूसखोरी को तो मैं लगाम लगा सकता हूँ। बाद में स्वास्थ्य संबंध में सभी को पता है क्या हालत है। जो प्राथमिक स्तर पे है वहाँ पे मैं एक स्वास्थ्य सेवा का एक मॉडल तो प्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ ही नहीं है। बहुत शहरों में जो इलाज हो रहा है उनके लिए भी तो एक व्यवस्था निर्माण कर सकता हूँ। शिक्षा के स्तर पे अगर सरकार वहाँ पे कोई विद्यालय नहीं बना पा रहा है, एक डिग्री कॉलेज नहीं बना पा रहा है, तो मित्रों के सहायता से, मेरे साथ जुड़ने वाले लोगों की सहायता से क्यों ना मैं वहाँ पे अच्छा स्कूल, एक अच्छा कॉलेज बना सकूँ। पलायन और बेरोजगारी की समस्या भीषण है, मैं ये प्रयास तो कर सकता हूँ। मेरे से जो जुड़े हुए हैं लोग हैं,
देश में है, विदेश में है, उनके थ्रू एक पूंजी निवेश तो करवा सकता हूँ उस आदर्श विधानसभा में। तो मुझे लगा कि एक ऐसी आदर्श विधानसभा को बनाने की कोशिश की जाए जहाँ पे लोक कल्याणकारी योजनाओं को जो हजारों करोड़ रुपए आते हैं वो सिर्फ कागज पे न रहे, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और वो दिखे लोगों को कि इम्प्लीमेंट हो रहा है करके। तो बस तब मैंने सोचा और इस निर्णय पे मैं पहुंचा कि विधानसभा मुझे खुद लड़नी पड़ेगी। अगर मुझे पार्टी को खड़ा करना है, युवाओं को खड़ा करना है नेतृत्व में, तो सबसे पहले मुझे चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा। और ये बात नहीं है, जब पार्टी गठन हुआ उसके बाद से इनफैक्ट अभी कुछ समय तक लगभग सारे राजकीय जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, सबने कांटेक्ट किया है लगभग। उन्होंने श्रुति प्लांडे ब्रांड पे एक विश्वास दिखाया है। सबने ऑफर किया कि आप कंस्टिट्यूंसी चूज कीजिए, यहाँ से चुनाव लड़िए, हमारे पार्टी से लड़िए, हमारे पार्टी से लड़िए। लेकिन मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ, श्रुति प्लांडे एक विचार है जिसका जो मूल सिद्धांत है वो मानवता, वो न्याय देने का है और निस्वार्थ सेवा का है। और श्रुति प्लांडे सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी धारा चुनी है और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने की यहाँ पे घोषणा करता हूँ। अब सवाल यह था कि चुनाव किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ा जाए। तो जो एक नियम है उसके हिसाब से आप 2 विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। और एक सबसे डिस्कस करने के बाद जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी है, एक कॉमन बात है कि सर आप 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। उस पर भी एक निर्णय हुआ और मैं 2 जगह से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और वो निर्दलीय के तौर पर। मैं पटना में भी एसपी था, मुंगेर में मेरा प्रोबेशन हुआ, एएसपी था वहाँ पे। अररिया में मैंने जिला के कप्तान के तौर पे काम किया, रोहतास में किया है, मैं ऑपरेशन एस्केप के तौर पे काम किया है। बाद में डीआईजी कोसी था, आईजी मुजफ्फरपुर था, आईजी पूर्णिया था। तो अब इसमें मुझे एक ये कश्मकश में था कि कौन सी जिला की कौन सी विधानसभा की कंस्टिट्यूंसी चूज की जाए जहाँ से लड़ा जाए। लेकिन बहुत सोचने के बाद जब मैं अतीत को देखता हूँ, मेरे पुलिस के 18 साल के, तब मुझे लगा नहीं, मेरे जो श्रुति प्लांडे को श्रुति प्लांडे बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो मुंगेर जिला से हुई है। मेरा प्रोबेशन भी वहीं से हुआ था और मेरा पहला पोस्टिंग एएसपी जमालपुर के तौर पे मुंगेर जिला में था। तो और दूसरी बात, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। दानवीर कर्ण की भूमि है जिसने अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए क्योंकि उसके जीवन को बचा सकते थे। तो क्यों ना मैं अपना परिवार सर्वस्व दान करके मुंगेर के एक कंस्टिट्यूंसी में अपने आप को झोंक सकूं। तो आखिर में ये डिसीजन हुआ है कि मैं जमालपुर से तीसरी बार बोल, मैं जमालपुर से निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अब दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र है, मैंने अपने जो 18 साल के करियर में पाया, जो बिहार के अनुभव के थ्रू मैंने जो देखा है वो कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। उसमें भी सबसे जो पिछड़ा क्षेत्र है वो सीमांचल है और उसमें भी सबसे पिछड़ा जिला अररिया है। यानी देश में सबसे अगर गरीब पिछड़ा जिला है तो अररिया है। मैंने वहाँ पे एसपी के तौर पे भी काम किया था और वहाँ पे गरीबों की, मजलूमों की, पीड़ितों की एक लड़ाई लड़ी थी और लंबी लड़ाई लड़ी थी।
और वहाँ के जनता की भी ये इच्छा थी, वहाँ के लोगों की इच्छा थी। तो मैं अररिया जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो अभी ये तो निर्णय होगा चुनाव लड़ने का, लेकिन ये शुभदीप लांडे चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये आप चुनाव लड़ रहे हो, जमालपुर वासी आप चुनाव लड़ रहे हो, अररिया वासी हो आप चुनाव लड़ रहे हो। आप अगर वोट दे रहे हो तो अपने आप को वोट दे रहे हो, अपने भविष्य को वोट दे रहे हो। मैं सिर्फ माध्यम बनने आया हूँ। अगर वहाँ से शुभदीप लांडे विधायक बनता है तो वो हर परिवार का सदस्य वहाँ पे विधायक बन रहा है जो वोट कर रहा है। तो बस मैं यही अपील करने आ रहा हूँ। 2 विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, निर्दलीय के तौर पर लड़ रहा हूँ। और मुंगेर जिला से जो भी लोग शुभदीप लांडे इस नाम पे विश्वास रखते हैं, एक मदद करना चाहते हैं, वो चाहे यहाँ पे हो, बाहरी क्षेत्र में हो, डिफरेंट स्टेट में हो, डिफरेंट सिटीज में हो, आप इस मेरी लड़ाई में साथ दीजिए। अपने जो रिश्तेदार है, आपके जो दोस्त है, आपके कोई जानने वाले हैं, उनको मेरा साथ देने के लिए कहिए। मैं उन सब से मिलूँगा, उनका साथ लूँगा और हम सब मिलके एक बार एक आदर्श विधानसभा क्या होती है दिखाई देंगे। और आखिर में मुझे ये तो 18 साल के बाद अनुभव तो है यहाँ पे, और हमेशा मैं देखते गया हूँ कि चुनाव होता है हमेशा बिहार के लिए स्पेशली बोला जाता है कि जात पात और मुर्गा भाग के होता है। तो ये जो है एक स्टिग्मा है, इसको हमको बदलना है। हालांकि मैंने वर्दी तो उतारी है, खाकी तो उतारी है मैंने, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी चमड़ी अब खाकी की बन चुकी है। इसलिए मेरा जात और मेरा धर्म खाकी है और वो हमेशा रहेगा। बस अभी आने वाला समय बताएगा कि शुभदीप लांडे नामक के विचार लोगों के बीच में क्या चमत्कार करता है। और ये आपकी लड़ाई है, आप इस लड़ाई को स्वयं तौर पे किस तरह लड़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।